हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से। और आज हम वीक 3 शुरू करने वाले हैं अपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का। तो आज मॉड्यूल 3.1 में हम सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अभी तक हमने जो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में जो वीडियोस आपको दिखाए हैं उसमें हमने सिग्नल के टाइम डोमेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया है। लेकिन जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स है, जो सिग्नल प्रोसेसिंग हम करते हैं, वो लार्जली फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं क्योंकि उससे सिस्टम को एनालाइज करने में बहुत आसानी होती है। तो इस वीक में हम आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिग्नल प्रोसेसिंग का, उसके बारे में बताएंगे। पर उसके पहले हम आपको ये बताएंगे कि एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमने ऑर्थोगोनैलिटी के कॉन्सेप्ट को सीखा था पिछले हफ्ते। तो ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट आप अगर याद करें, उसमें था कि हमारे पास अगर एक सेट ऑफ फंक्शंस है एफ आई, वेर आई गोज फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो फंक्शंस हैं, अगर इनका हम एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं इस तरीके से, एफ आई कॉमा एफ जे इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स, एफ आई ऑफ एक्स, एफ जे ऑफ एक्स डी एक्स। सो अगर ये इक्वल होता है डेल्टा आई जे, वेर डेल्टा आई जे इज अ क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन विच इज इक्वल टू 0 for all I not equal to j and 1 for all I equal to j। तो अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है तो हम उसे ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अगर एक वेक्टर स्पेस लें, एक 2D वेक्टर स्पेस लें जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर हम कोई और आर्बिट्ररी आर वेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो सपोज ये हो गया आपका आर एक्स, और जो इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो हो गया सपोज आर वाई। तो इस आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर एक्स एक्स हैट प्लस आर वाई वाई हैट। यानी कि आपका अगर जो वेक्टर स्पेस है उसमें आपको अगर बेसिस फंक्शंस पता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस वेक्टर स्पेस के बेसिस फंक्शंस कहलाते हैं। तो आपको अगर अपने वेक्टर स्पेस के बेसिस फंक्शंस के बारे में अगर पता है तो आप किसी और वेक्टर को आप इन दो बेसिस वेक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आप उस वेक्टर का प्रोजेक्शन आप निकालिए एक्स एक्सिस पे, फिर उसका प्रोजेक्शन निकालिए वाई एक्सिस पे, और उसको आप फिर आर एक्स एक्स हैट प्लस आर वाई वाई हैट के रूप में आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से आपके पास अगर कोई आर्बिट्ररी फंक्शन अगर हो x का, आपके पास अगर कोई भी अगर g ऑफ x का फंक्शन अगर हो, और अगर ये जो हमारा सेट है f i's for I to for I going from 1 2 3 4 and so on, अगर ये सेट ऑर्थोगोनल है और अगर ये आपके फंक्शन स्पेस का अगर बेसिस फॉर्म करता है, तो आप g ऑफ x, किसी और फंक्शन g ऑफ x को आप वैसे ही f i ऑफ x के टर्म्स में लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी g ऑफ x की एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है। तो अब सिग्नल प्रोसेसिंग में हम किस तरह के बेसिस फंक्शन यूज करते हैं? वैसे तो सिग्नल प्रोसेसिंग में भी कई तरह के बेसिस फंक्शंस यूज होते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम फोकस करेंगे फेजर्स के ऊपर में, विच आर रिटन एज e पावर j ओमेगा t, जिसको हम कॉस और साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस j साइन ऑफ ओमेगा t, वेर j इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो अब ये फंक्शंस
ऑर्थोगोनल है कि नहीं ये हमने देखा था, बट जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर हम लिखते हैं फ्रॉम लेट्स से 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा e पावर j ओमेगा t और e पावर 2j ओमेगा t dt, अगर हम ये इंटीग्रेशन करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ पे e पावर j ओमेगा t और e पावर 2j ओमेगा t दोनों ही 2 पाई बाई ओमेगा से पीरियोडिक हैं। तो अगर हम इसको अगर हम कैलकुलेट करें इस इंटीग्रल को, सो ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा e पावर 3j ओमेगा t dt, और आप इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा 0। दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। उसी की जगह पे अगर आपका अगर इंटीग्रल हो 2 पाई बाई ओमेगा e पावर j ओमेगा t इंटू इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट e पावर माइनस j ओमेगा t dt, तो आप इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये आपका हो जाएगा e पावर j ओमेगा t और e पावर माइनस j ओमेगा t दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 1 हो जाएंगे। सो दिस विल बी 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा 1 इंटू dt विच विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब यहाँ पे बात हो गई, अगर हम दो फेजर्स ले रहे हैं जिनका पीरियड सेम है, तो अगर हम उस ओवर द पीरियड अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो 0 होगा या तो 2 पाई बाई ओमेगा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो फेजर्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं या नहीं है। इसकी जगह पे अगर हम कोई आर्बिट्ररी फेजर्स अगर लेते हैं e पावर j ओमेगा 1t और e पावर लेट्स से माइनस j ओमेगा 2t dt, तो अब यहाँ पे हमें पीरियड लेना पड़ेगा जिस पीरियड पे दोनों की पीरियोडिक हो, अदरवाइज इस ऑर्थोगोनल फंक्शन का चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आर्बिट्ररी हैं, यानी कि दोनों का जो रेशियो है वो जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर हो। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो अगर एक रैशनल नंबर है तो आप इसका एक कॉमन पीरियड निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये रेशियो अगर रैशनल नहीं है तो इनका कोई फाइनाइट कॉमन पीरियड नहीं होगा। उस केस में आपको इसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस रेंज के ऊपर तो डेफिनेटली पीरियोडिक है क्योंकि ये पूरा टाइम एक्सिस है। तो अब इस रेंज के ऊपर में ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा ये अब हमें कैलकुलेट करना है। तो अब अगर हम फिर इस फेजर्स को अगर कंबाइन करें तो ये हो जाता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर j ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t dt। अब ये जो इंटीग्रल है, अगर हमारा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर डिफरेंट है तो फिर ये फिर से एक फेजर है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस एंड साइन, और कॉस और साइन का जो इंटीग्रल होता है वो ओवर देयर पीरियड इज 0। तो आप अगर उसे अगर ज्यादा लंबे टाइम के लिए इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम सारे पीरियड्स को अगर टेक केयर में कर रहे हैं तो फिर से इसका इंटीग्रल जो है वो 0 होगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 0 if ओमेगा 1 is not equal to ओमेगा 2। लेकिन अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर इक्वल हो जाते हैं तब ये इंटीग्रल कैसे होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल हैं तो तो ये जो फेजर है e पावर j इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, दिस विल बिकम 1, और 1 का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक डिराक डेल्टा फंक्शन यूज करके, जो हमने आपको फर्स्ट वीक ऑफ इस कोर्स में बताया था। तो इसको अगर हमारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अगर 0 है, यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर इक्वल है, तो हम इसे अगर 0 से 2 पाई अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वो उसका इंटीग्रल होगा 2 पाई। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल हम लिखेंगे 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। दिस इज इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। अब आप ये देख सकते हैं कि इस फंक्शन में
जो पिछला वाला केस है वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, क्योंकि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर डिफरेंट है तो डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हम ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम मिटा सकते हैं और हमारा आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा दैट दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो फेजर्स होते हैं विथ आर्बिट्ररी फ्रीक्वेंसीज, ये भी एक दूसरे के साथ में ऑर्थोगोनल होते हैं। और ये भी हम शो कर सकते हैं कि हम ये आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि ये जो दो फेजर्स हैं ये एक फंक्शन स्पेस का बेसिस भी फॉर्म करते हैं, यानी कि आप किसी भी फंक्शन को जो कि कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इन बेसिस फंक्शंस को यूज करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी ये फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या हुआ, तो अभी जैसे हमने सपोज हमारा कोई अगर फंक्शन ऑफ टाइम अगर है विच इज इक्वल टू लेट्स से 3e पावर j ओमेगा 1t प्लस 4e पावर j ओमेगा 2t प्लस लेट्स से 5e पावर j ओमेगा 3t। तो ये जो सिग्नल है इसमें अभी 3 फेजर के कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। सो दिस f of t has 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो इस सिग्नल को इस तरीके से लिखने के बजाय, टाइम डोमेन में लिखने के बजाय, हम इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी लिख सकते हैं कि जो इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो ओमेगा 1 पे 3 है, ओमेगा 2 पे 4 है और ओमेगा 3 पे 5 है। तो वी कैन से दैट हम अगर एक ग्राफ बनाएं ओमेगा एक्सेस पे और एक दूसरा एक फंक्शन बनाएं एफ ऑफ ओमेगा, कुछ आर्बिट्ररी फंक्शन हम बना रहे हैं, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 है, मैं ये आर्बिट्ररीली चूज कर रहा हूं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 3, 4 और 5 है। तो ये एक अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हम सिग्नल को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करने के बजाय फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे फेजर्स हैं e पावर j ओमेगा t वो फंक्शन स्पेस का बेसिस फॉर्म करते हैं, यानी कि हम किसी भी सिग्नल को उन फेजर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं और हम उनका जो कंपोनेंट है उसे भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि एक गिवन f of t में किस फ्रीक्वेंसी का कितना मैग्नीट्यूड है या कितना इंपॉर्टेंट है उसका कंपोनेंट, वो हम एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि हम अगले मॉड्यूल में सीखेंगे। बट अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना कि कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल जो कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि उस गिवन सिग्नल में किस फेजर का मैग्नीट्यूड कितना है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने एक बहुत सिंपल एग्जांपल है जो कि एक सम ऑफ 3 डिफरेंट फेजर्स है, लेकिन आप यही काम बहुत और कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल्स के लिए भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल फार्मूला, जो कि हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे। थैंक यू।